हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल बाई स्टडी क्लासेस पे स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें परीक्षा में क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट से एरर्स भी बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो साथियों प्रतिपादक है जीन पियाजे, जिसे आपको कई जगह पिगेट भी लिखा मिलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन पियाजे होगा। जीन पियाजे जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के हैं। इनका जन्म 1896 में होता है और मृत्यु होती है 1980 में। ये इनका जीवन काल था। ध्यान रखना, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं और ये विकासात्मक मनोविज्ञान के पिता या जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। साइकोलॉजी की एक शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके फादर माने जाते हैं जीन पियाजे। और इनको ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहलाते हैं, यानी मौलिक रचनावादी। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट दो हैं, एक रेडिकल जिसको जीन पियाजे को माना जाता है और एक है सामाजिक रचनावादी। और साथियों, सामाजिक रचनावादी कौन है? सामाजिक रचनावादी या संरचनावादी, तो वो आपके कौन आएंगे? वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की को सामाजिक संरचनावादी कहा जाता है और मौलिक या रूढ़िवादी संरचनावादी किसे माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है साथियों, अब अपने को जब हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा आखिर संज्ञान क्या है। जीन पियाजे का मानना था कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें संज्ञान नहीं होते, अर्थात बच्चे में चिंतन की शक्ति नहीं होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी संज्ञान की क्षमता बढ़ती जाती है, उसके संज्ञान का विकास होता रहता है। तो आखिर हम इस संज्ञान में किस किस चीज को शामिल करें? तो जीन पियाजे ने कहा है कि संज्ञान में ये मानसिक शक्तियां शामिल हैं: संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, रिकॉल यानी प्रत्याहन, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान, थिंकिंग और रीजनिंग। इन सभी मानसिक शक्तियों को या मानसिक प्रक्रियाओं को, ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, और इन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को साथियों संज्ञान कहा जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये मानसिक शक्तियां डेवलप नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें ये मानसिक शक्तियां विकसित होती जाती हैं। तो हम ये मानते हैं कि उसके संज्ञान का विकास हो रहा है, और जैसे जैसे व्यक्ति के संज्ञान का विकास होता जाता है व्यक्ति के सोचने और कार्य करने का ढंग बदलता चला जाता है, उसकी समझ बदलती जाती है। तो हम जिस स्तर की उसकी समझ है, या यूं कहें जिस स्तर के उसका संज्ञान का विकास हो गया है, उस स्तर की उसकी क्या मिलेगी? समझ मिलेगी। तो यहां अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्धि की कार्यात्मक क्षमता, बुद्धि की कार्यात्मक क्षमता को ही संज्ञान कहते हैं साथियों। संज्ञान क्या है? बुद्धि की कार्यात्मक क्षमता, यानी हमारी बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, या बुद्धि के कार्य करने की एक योग्यता होती है।
और इन योग्यताओं के द्वारा बुद्धि अपना कार्य करती है। तो बुद्धि की कार्यात्मक जो क्षमता है उसी को हमने क्या कहा है, संज्ञान का है। आपके ऑप्शन में ये भी मिल सकता है बुद्धि की कार्यात्मक क्षमता, या आ सकता है ये मानसिक क्षमताएं मिलकर क्या कहलाती हैं, संज्ञान कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको संज्ञान समझ में आ गया। संज्ञान यानी कॉग्निशन। अब ये जीन पियाजे कहते हैं जब बालक जन्म लेता है उस टाइम पे उसके संज्ञान का विकास नहीं होता है। यही कहें कि उसमें जो बुद्धि की मानसिक शक्तियां थी उनका विकास नहीं हुआ होता है। तो आखिर उसके इस संज्ञान के विकास में कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक भूमिका निभाते हैं? तो संज्ञान को निर्धारित करने या उसको विकसित करने वाले 4 फैक्टर बताए हैं। कितने फैक्टर बताए भाई? 4। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है परिपक्वता, मैच्योरिटी या मैच्योरेशन। दूसरा तत्व उन्होंने बताया एक्टिविटी। एक्टिविटी को आप अपने तरीके से साथियों एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, अनुभव भी कह सकते हो सकता है आपको ऑप्शन में एक्टिविटी शब्द नहीं मिले तो आप उसको अनुभव भी हो तो वही बात है। इसी प्रकार से एक होता है, तीसरा होता है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरप्रेटेशन, सोशल इंटरेक्शन। तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया को उसने संज्ञान के विकास का एक कारक जरूर माना है जीन पियाजे ने, लेकिन इस कारक को उन्होंने सबसे कमजोर माना है। उन्होंने माना है कि इसका योगदान सबसे कम होता है संज्ञान के विकास में। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान के निर्धारण में, संज्ञान के विकास में सबसे कम योगदान या भूमिका किसकी होती है और ये चारों ऑप्शन हो तो उसका आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। यानी सोसाइटी के संपर्क में, लोगों से जब बालक संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने माता पिता के संपर्क में आता है, अपने गुरुजियों के संपर्क में आता है, इससे संज्ञान का विकास होता है लेकिन बहुत कम, इसका योगदान बहुत कम है। एक उसने चौथा बताया है संतुलन या साम्य धारण, यानी इक्विलिब्रिएशन बोल दो या इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या है इस पे भी अपन आगे चल के बात करेंगे। तो आपको अभी तो के लिए ध्यान रखना है कि परिपक्वता की जगह आयु भी आ सकता है, उम्र, एज। यानी यहां मैच्योरेशन से तात्पर्य क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता। और जैविक परिपक्वता का अर्थ होता है जैसे जैसे जीव की या व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता रहता है। और इन चारों कारकों में भी सबसे ज्यादा उन्होंने बल किनके ऊपर दिया है? इन 2 के ऊपर। वो कहता है जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसके साथ साथ बालक करके यानी एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है, अपने इस भौतिक संसार के साथ में इंटरेक्शन करता है, और भौतिक संसार से जब इंटरेक्शन करता है उसके साथ जब अंतःक्रिया करता है तो वो कुछ ना कुछ उससे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसी कारण से इस एक्टिविटी के ऊपर बल देने के, एक्सपीरियंस के ऊपर बल देने के कारण ही तो जीन पियाजे क्या बन जाते हैं? रचनावादी बन जाते हैं, रचनावादी। तो इन दोनों के फैक्टर, वो ये कहता है कि व्यक्ति की उम्र यानी उसकी परिपक्वता और व्यक्ति के अनुभवों के द्वारा उसके संज्ञान का विकास होता है। इन दोनों फैक्टर्स की ज्यादा भूमिका है। इसका मतलब ही नहीं इनकी भूमिका नहीं है, वो कहते भूमिका इनकी है लेकिन सबसे अधिक भूमिका इन 2 फैक्टर्स की। बाकी संज्ञान के निर्धारण के या विकास के उसने कितने फैक्टर बताए? 4। तो प्रश्न का एंगल आपका क्या हो सकता है? एक प्रश्न का एंगल हो सकता है संज्ञान के निर्धारण के कौन से तत्व जीन पियाजे ने बताए हैं? ऑप्शन 3 दे दे और चौथा ऑप्शन दे उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर मिल जाएगा उपयुक्त सभी। और एक हो सकता है कि संज्ञान के निर्धारण या संज्ञान के विकास में कौन सा कारक नहीं है। तो इन चारों में से
तीन ऑप्शन में होंगे, कोई एक अलग ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आपका आएगा संज्ञान के निर्धारण में सबसे कम योगदान किसका है, तो सामाजिक अंतःक्रिया का। अब आपसे यही प्रश्न कर लूं कि सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन को के ऊपर सबसे ज्यादा बल किसने दिया, तो सोशल इंटरेक्शन पे बल देने वाले थे लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर संज्ञान के विकास के ऊपर बल दिया। उन्होंने बोला कि संज्ञान के विकास में इस कारक की बहुत ज्यादा प्रमुख भूमिका है, बल्कि इसको नकार दिया है, नकारा तो नहीं, इसके ऊपर कम बल दिया या कम महत्वपूर्ण माना किसने, जीन पियाजे ने। तो आप कोरिलेट करके तुलनात्मक रूप से पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लिखते आते हैं साथियों, यही ले लेते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे का क्या मानना है? जीन पियाजे कहते हैं कि जो व्यक्ति है, बालक है, उसमें एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, जन्मजात। और जन्मजात वो प्रवृत्ति क्या है? अनुकूलन की। अनुकूलन से तात्पर्य है कि वह अपने इस वातावरण के साथ, संसार के साथ, बालक जिस संसार में है, जिस वातावरण में है, उसके साथ एडजस्ट होना चाहता है, एडजस्ट करने की क्षमता होती है, अपने आप को उससे एडजस्ट करना चाहता है। एडजस्ट यानी कि वातावरण के साथ एडजस्ट करने की जो क्षमता है, उसको ही क्या कहा जाता है? अनुकूलन। या यूं कहा जाए, बालक जन्म लेते ही अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करने लग जाता है, उसका प्रयास शुरू हो जाता है अनुकूलन के साथ। ये दूसरी बात है, वो अनुकूलन स्थापित करने के लिए अलग अलग क्रियाएं करता है, अलग अलग अवस्थाओं में। अब देखिए, जब अनुकूलन स्थापित करने के लिए जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो वो इस संसार से, भौतिक संसार से अनभिज्ञ रहता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है। यानी उसने एक जलते हुए बल्ब को देखा तो वो भी उसके लिए कौतूहल का विषय है। क्यों? क्योंकि उसने वो पहले नहीं देखा था। पिता को पहली बार देखा तो वो भी उसे एक अजीब चीज लगता है। उसने मान लीजिए कोई टीवी देखा तो वो भी उसे अजीब लगता है। यानी उसे, उसके लिए क्या है, वो उन चीजों को समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या है। और जब वो नहीं समझ पाता है तो उसके मस्तिष्क में एक डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, असंतुलन आ जाता है। और जैसे ही असंतुलन आ जाता है तो उसका प्रयास किसके लिए शुरू हो जाता है? संतुलन के लिए शुरू हो जाता है। जब उसके मस्तिष्क में असंतुलन पैदा हो जाता है तो वह जिस वस्तु को देख रहा है उसको समझ लेगा। जैसे उसको समझ जाएगा तो उसके मस्तिष्क में वापस क्या पैदा हो जाएगा? संतुलन। असंतुलन समाप्त हो जाएगा और जैसे संतुलन स्थापित हो जाएगा अपने वातावरण के साथ में, वो बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, यानी अनुकूलन स्थापित हो जाएगा। अब ये असंतुलन क्या करता है? उसके संज्ञान के विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। आगे चलते हैं, जैसे आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने कहा था, असंतुलन पैदा होता है तो असंतुलन को दूर करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए वो अनुकूलन की प्रक्रिया को अपनाता है। ये तो मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि वो ये मानता है, जीन पियाजे, कि जब भी बालक जन्म लेता है, जन्म से ही वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने लग जाता है। अब अनुकूलन स्थापित करने के लिए वो दो क्रियाओं का सहारा लेता है। अनुकूलन करने के लिए उसे दो मानसिक क्रियाएं करनी होती हैं, दो मानसिक क्रियाएं करनी होती हैं। ये दो मानसिक क्रियाएं हैं जो अनुकूलन के अंतर्गत ही आएंगी। ये अनुकूलन का ही हिस्सा है दोनों। अनुकूलन, इंग्लिश शब्द ध्यान रखना साथियों, अडेप्टेशन। अब दो क्रियाएं कौन सी अनुकूलन स्थापित करने के लिए? दो क्रियाएं, एक तो है साथियों आत्मसात्करण और एक है साथियों समायोजन। आत्मसात्करण को इंग्लिश वर्ड है एसिमिलेशन
और इसका है अकोमोडेशन, समायोजन की। तो अनुकूलन स्थापित करने के लिए जब बालक के सामने कोई नई चीज आई और बालक उसको नहीं समझता है, उसको नहीं जानता है, बालक के लिए वो नई है, तो उसके मस्तिष्क में क्या पैदा होगा साथियों? असंतुलन। उस असंतुलन को दूर करने के लिए बालक अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करता है, और अनुकूलन स्थापित करने के लिए वो या तो आत्मसात्करण करेगा या फिर वो समायोजन करेगा, और कई बार वो दोनों ही क्रियाएं करता है। कई बार केवल आत्मसात्करण से ही उसका अनुकूलन स्थापित हो जाता है, तो कई बार जब आत्मसात्करण से उसका समायोजन स्थापित नहीं हो पाता है, तब वह, या अनुकूलन स्थापित नहीं हो पाता है, तब वो अकोमोडेशन यानी समायोजन की प्रक्रिया को अपनाता है। शुरुआत में ध्यान रखना, वो समायोजन की प्रक्रिया को नहीं अपनाता है, वो पहले आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन को अपनाने का प्रयास करता है। जब एसिमिलेशन की प्रक्रिया अपनाने के बाद भी उसका अनुकूलन स्थापित नहीं होता है, तब जाकर वो क्या करता है? अकोमोडेशन करता है, और अकोमोडेशन करके यानी समायोजन करके वो अनुकूलन स्थापित करता है। यानी अनुकूलन स्थापित करने की दो क्रियाएं हैं, इन दो क्रियाओं का सहारा लेता है। अब हमें इन दोनों को यहां समझना है। आत्मसात्करण क्या होता है, उससे पहले मैं थोड़ा आगे चलता हूं, इन दोनों को वापस बताऊंगा। वो चीजें लेते हैं। एक शब्दावली है मानसिक संरचना। देखो, जीन पियाजे को अपन उस अंदाज में पढ़ेंगे जैसा लोग पढ़ाते हैं, उस अंदाज में नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक क्लास जीन पियाजे की क्या लेंगे कि जो शब्दावलियां हैं या उसकी थ्योरी में जो अवस्थाएं दे रखी, उसने 4 अवस्थाएं, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण टर्म आई हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में उसकी चारों विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसे एक मानसिक संरचना शब्द आ जाए, चाहे मानसिक संगठन, बात एक ही है, चाहे उसे मानसिक संरचना कह दो चाहे मानसिक संगठन कह दो, बात एक ही। अब मानसिक संगठन, चाहे उसे इंग्लिश में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कह दो चाहे कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, बात एक ही है। आपका ऑप्शन कोई सा भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिल सकता है मानसिक व्यवस्थापन, तो भी बात एक ही है, मानसिक व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक या मानसिक व्यवस्थापन, तो भी वही है। अब ये क्या होता है मानसिक व्यवस्थापन? देखो, मैं आपसे बताता हूं। जो बालक है, बालक को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और ये सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी साथियों? वातावरण से। अपने वातावरण से बालक को क्या है, कुछ सूचनाएं प्राप्त होती, इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं। अब इन इंफॉर्मेशंस को बालक इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। कहां पर? अपने मस्तिष्क में। और इकट्ठा करके उनको एक किसी ऑर्डर में लगाता है या उनको अरेंज करता है। एक उनको क्या करता है, इकट्ठा करके उनको वर्गीकृत करता है, व्यवस्थित रूप में रखता है, अपने मस्तिष्क में उनको व्यवस्थित रूप में रखता है। जब बालक वातावरण से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनको व्यवस्थित रूप में जब रखता है, वही कहलाता है उसका मानसिक संगठन, वही कहलाता है उसका मानसिक संरचना। अलग अलग, जैसे आपको और भी कहें कि जैसे कि मैं लेके चलता हूं, ये देखिए, ये कंप्यूटर के डेस्क बोर्ड पे अपने को बहुत से अलग अलग फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये अलग अलग सूचनाएं हैं, और अलग अलग सूचनाओं को वर्गीकृत करके इसने रख रखा है, यानी व्यवस्थित करके कि ये चीज इसमें मिलेंगी, ये चीज इसमें मिलेंगी, ये चीज इसमें मिलेंगी। तो अलग अलग सूचनाओं को जो क्लासिफाई करके व्यवस्थित ढंग से जो रख दी गई है, तो यहां पर ये मान लीजिए ये संपूर्ण जो चीज है ये क्या कहलाएगी? मानसिक संगठन। एक दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं। अपने यहां पर क्या हुआ, यूं मान लीजिए ये एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में साथियों ये इतिहास की बुक्स रखी हुई हैं, मान लीजिए इस रैक में इकोनॉमिक्स की रखी हुई हैं, यहां पर इंग्लिश लिटरेचर की रखी हुई हैं,
यहां पर हिंदी साहित्य की रखी हुई है, हिंदी लिटरेचर की, यहां पर मान लीजिए कोई और नॉवल रखे हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह रख रखी है, अलग अलग बुक्स। यानी हमने बुक्स को, ये संपूर्ण लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में अव्यवस्थित रूप से बुक्स नहीं रखी हुई, अव्यवस्थित रूप से रखी हुई होंगी तो क्या होगा कि उन बुक्स को अपन ढूंढ नहीं पाएंगे, खोज नहीं पाएंगे। अब अपने को मान लीजिए इतिहास की कोई बुक पढ़नी है तो अपन इतिहास वाले उसमें ही जाएंगे, जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें जाएंगे और इतिहास की पसंदीदा बुक निकाल लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अपने इकोनॉमिक्स की पढ़नी है तो अपन इकोनॉमिक्स वाले रैक में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और उसको निकाल लेंगे। यानी हमने क्या कर दिया, सभी बुक्स को क्या कर दिया, व्यवस्थित रख दिया है, अरेंज करके रख दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो साथियों ये जब हमने सूचनाओं को क्या कर दिया है, व्यवस्थित रूप में रख दिया है, तो यही कहलाएगा मानसिक संरचना, यही कहलाएगा मानसिक संगठन। तो आप तो ये देख लेंगे कि जो वातावरण से जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, उन सूचनाओं को जब हम व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो वही मानसिक संगठन कहलाता है और वही मानसिक संरचना कहलाता है। जैसे कि अब लेके चलते, मैं वापस लेके आता हूं उनके ऊपर आपको। अब देखिए, अब उस दो टर्म और हैं, इनको अच्छे से समझेंगे। एक था स्कीम्स और एक होता है स्कीमा। क्या है स्कीम्स? साथियों बहुत बार पूछा जाता है स्कीम्स क्या है। तो हम क्या है, हमारा कोई व्यवहार होता है, हम कोई कार्य करते हैं, कार्य बोल दो, एक्शन बोल दो, हमारे व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है। पैटर्न समझते हो ना, नमूना मान लियो, प्रतिमान मान लो, प्रतिमान हमारे व्यवहारों का एक संगठित प्रतिमान होता है, असंगठित नहीं होगा। ध्यान रखना, जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, संगठित होगा। और ये पैटर्न किसका है, संगठित पैटर्न किसका है, व्यवहार का। तो आप ये कह सकते हो व्यवहार का संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है, इजी वे में दोहराया जा सकता है, आसानी से दोहराया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम साथियों कहेंगे स्कीम्स। पुनः याद दिला रहा हूं, व्यवहार का संगठित पैटर्न, कैसा पैटर्न होगा, संगठित होगा। किसका संगठित पैटर्न होगा, व्यवहार का। और इस व्यवहार के संगठित पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दोहरा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्कीम्स। और सरल भाषा में आ जाते हैं, जैसे अपन लेके चलते हैं साथियों कि जो वातावरण से हमें सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, सूचनाएं, उन सूचनाओं को जो हम संगठित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको किसी पैटर्न का रूप दे देते हैं, और जैसे उनको पैटर्न का रूप दे दिया और वो हमारे व्यवहार में उतर जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगे साथियों, स्कीम्स कहलाई जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि एक बालक है जो स्कूल जाना चाहता है या स्कूल जाता है, वो डेली क्या करता है, अपना बैग में कॉपियाँ जचाता है, बुक्स जमाता है, शॉर्पनर जचाता है, इरेजर जचाता है, पेंसिल जचाता है, अपना टिफिन बॉक्स उसमें रखता है, टाई पहनता है, बेल्ट पहनता है, जूते पहनता है, ड्रेस पहनता है। ये क्या है, इंफॉर्मेशंस है। बच्चा क्या कर रहा है, टाई पहन रहा है, जूते पहन रहा है, बेल्ट पहन रहा है, अपने बैग को बिल्कुल तैयार कर रहा है। अब ये व्यवहार का ये अलग अलग व्यवहार नहीं है, इन सभी को हम मिलाकर ये व्यवहार का एक संगठित पैटर्न है, और रोजाना बच्चा इसको दोहराता है, बहुत आराम से दोहराता है। तो ये क्या कहलाएंगी, स्कीम्स कहलाएंगी। और इन स्कीम्स से ही साथियों क्या बनेगा, स्कीमा बनेगा। अब देखिए, स्कीमा इंग्लिश शब्द तो स्कीमा ही है, लेकिन इसके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन में अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है। और ध्यान रखना, हिंदी के विद्यार्थी अवश्य ध्यान रखें, पेपर में स्कीमा ऑप्शन में न दे हिंदी वाले में, और वहाँ कार्य योजना लिखा मिलेगा या अन्विति योजना या मानसिक योजना।
मानसिक योजना। चाहे मानसिक योजना लिखा हुआ हो, चाहे कार्य योजना लिखा हुआ हो, चाहे अन्विति योजना लिखा हुआ हो, उसका अर्थ क्या होगा? स्कीमा। इसलिए हिंदी वाले विद्यार्थी एक बार उसी के साइड में क्या लिखा होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है, उसको जरूर देख लिया करो। अब मान लीजिए मैं उसे आपको कार्य योजना ही बता दूं और ये नहीं बताऊं और ऑप्शन में ये मिल जाए, तो अब आपको समझना है स्कीमा क्या आखिर साथियों। तो स्कीमा हम यूं मानेंगे, ऐसा उद्दीपक जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। सामान्यीकरण क्या उद्दीपक भी बोल सकते हो, ऐसा उद्दीपक जिसका क्या किया जा सके साथियों? सामान्यीकरण किया जा सके, जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। इसे यूं भी बोल सकते हैं साथियों, जो हमारी मानसिक संरचना है, जो हमारी मानसिक संरचना है, उस मानसिक संरचना का हम सामान्यीकरण कर दें तो स्कीमा कहलाएगी। ये थोड़ी किताबी लैंग्वेज है, क्या है? किताबी भाषा है। अब मैं आपको बहुत सरल अंदाज में इसको बताऊंगा। जैसे कि एक बच्चे को हमने, बच्चे के व्यवहार को देखा कि सुबह सुबह बेल्ट पहन रहा है, टाई पहन रहा है, अपने शूज पहन रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन रहा है, बैग को तैयार कर रहा है। ये हमारे लिए क्या थी? व्यवहार का संगठित पैटर्न, यानी जिसको हमने स्कीम्स कहा था। और उन स्कीम्स के आधार पे या व्यवहार के संगठित पैटर्न के आधार पर हमारे मुंह से क्या निकलेगा? अरे ये तो स्टूडेंट है, ये तो क्या है? स्टूडेंट है। मान लीजिए हम दूसरे से पूछे भाई ये कौन है, भाई ये सर्विस पर्सन है, या फिर ये मान लीजिए किसान है, या फिर ये क्या है? जब देखने वाला तुरंत उसको क्या कहेगा? ये तो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो हमने उसके क्या कर दिया? हमने साथियों हमारे मन में जो मानसिक संरचना बनी थी, हमने सूचनाओं को जो इकट्ठा किया था, मैंने पहली बात कहा था कि सूचनाएं हमने इंफॉर्मेशन से जुटाई कि ये टाई पहन रहा है, ये बेल्ट पहन रहा है, ये अपने बॉक्स बैग को तैयार कर रहा है, ये पुस्तकें रख रहा है, ये लंच बॉक्स अपने बैग में रख रहा है। ये सब सूचनाएं थी और इन सूचनाओं के आधार पर हमने क्या बनाया? एक मानसिक संरचना बनाई, यानी इन सूचनाओं को इकट्ठा व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके हमने उस बच्चे को क्या नाम दे दिया? स्टूडेंट नाम दे दिया। ये स्टूडेंट ही साथियों स्कीमा है। हमने उस उद्दीपक का क्या कर दिया? सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। अब भविष्य में अगर इसी प्रकार से कोई और दूसरा बच्चा कर रहा होगा तो हम तुरंत कह देंगे ये भी स्टूडेंट है। तो ये क्या कर दिया साथियों? हमने उस उद्दीपक का हमने सामान्यीकरण कर दिया, या मानसिक संरचना का हमने, हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं थी उन सूचनाओं का हम सामान्यीकरण कर दिया, एक रूप दे दिया उनको। तो ये साथियों क्या कहलाएगा साथियों? स्कीमा। इसे और सरल शब्दों में भी साथियों समझेंगे। जैसे इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये फोल्डर है, कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं ना, आपने कुछ फाइल इसमें डाल दी, कुछ फाइल इसमें डाल दी, कुछ फाइल इसमें डाल दी, कुछ फाइल इसमें डाल दी। अलग अलग फाइल्स आपने साथियों, अलग अलग फाइल्स अलग अलग फोल्डर में डाल दी। अब इसमें जो फाइल्स डाली हैं वो अलग सूचनाएं हैं, इसमें अलग सूचनाएं, इसमें अलग सूचनाएं, इसमें अलग सूचनाएं। तो साथियों जो फोल्डर है ये स्कीमा है। आपने इस फोल्डर में इसके जैसी ही सूचनाएं डाली हैं, इस फोल्डर में एक जैसी ही सूचनाएं डाली हैं, इस फोल्डर में एक जैसी सूचनाएं डाली हैं, इस फोल्डर में एक जैसी सूचनाएं डाली। इसलिए ये सारे के सारे फोल्डर अपने आप में क्या है? स्कीमा है। ये एक अलग स्कीमा है, ये एक अलग स्कीमा है, ये एक अलग स्कीमा है, ये एक अलग स्कीमा। सूचनाओं के आधार पे, इंफॉर्मेशंस के आधार पर साथियों, स्कीम्स के आधार पर किसका निर्माण होता है? स्कीमा का निर्माण होता है। ध्यान रखना, स्कीम्स और स्कीमा अलग अलग हैं, एक मत समझाना। स्कीम्स तो केवल हमारे व्यवहार का संगठित पैटर्न का नाम है
और स्कीमा हमारी एक कार्य योजना है, एक मानसिक योजना है। अर्थात हम अपनी मानसिक संरचना का सामान्यीकरण करते हैं, किसी उद्दीपक का सामान्यीकरण करते हैं। या और सरल शब्दों में साथियों आता हूं ये, क्योंकि इतना इसके ऊपर इसलिए बल दे रहा हूं, ये टॉपिक बहुत कठिन है। स्कीमा यानी स्कीम्स में यानी विशेषताएं, अलग अलग विशेषताएं। जैसे यहां और एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एक बच्चे ने एक डॉग को देखा, डॉगी को, तो देखा कि इसका काला रंग है, काला रंग, काला रंग का कुत्ता था, काला रंग है। फिर इसने देखा, ये सूचनाएं हैं, काला रंग है, 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 कान है। ये सारी क्या है? इंफॉर्मेशंस हैं, विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं। अब इन सभी विशेषताओं को मिलाकर उसे पता लगा, उसके पापा ने बताया कुत्ता है, तो बच्चे ने सभी विशेषताओं को इकट्ठा किया और उनको एक नाम दे दिया, कुत्ता। अब उसके दिमाग में इन सभी विशेषताओं को मिलाकर एक स्कीमा बन गया। देखिए, अलग अलग विशेषताएं थी, तब तक वो स्कीम्स थी। जब सभी विशेषताओं को एक नाम दे दिया गया तो क्या बन गया? स्कीमा बन गया। अब उन विशेषताओं को हमने क्या कर लिया? सामान्यीकरण कर लिया। जैसे ही उन विशेषताओं स्कीम्स का हमने सामान्यीकरण किया, उसको एक नाम दिया, तो क्या बन गई साथियों? स्कीमा। अब जैसे ही बालक से पूछो कुत्ता कैसा होता है, तो बालक बता सकता है जो काला होता है, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, वो कुत्ता होता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको स्कीम समझ में आए होंगे। अब लेके चलते हैं साथियों अब लेके आता हूं मैं वापस। मैं देखिए स्कीम्स और स्कीमा इसलिए बताया, अनुकूलन स्थापित करने में आपके स्कीमा की आपको समझ होनी जरूरी है। जब तक आपको स्कीमा शब्द नहीं समझ में आता, स्कीम्स से आप भूल जाओ, स्कीम से ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्कीमा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा आपको जब समझ में आ गया है कि हमने क्या कर लिया, अपनी सूचनाओं का एक सामान्यीकरण कर लिया और उसका जब यह के मानसिक संरचना का एक सामान्यीकरण कर लिया, वही क्या है? स्कीमा है। ठीक है ना। अब उस स्कीमा की जरूरत अनुकूलन में कैसे पड़ती है? ये मटेरियल है, स्कीमा की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कहूं कि बालक के सामने कोई चीज आई, यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था साथियों, बालक को कुत्ते की समझ है। बालक क्या समझता है? कुत्ता। बालक के मस्तिष्क में एक स्कीमा बना हुआ है। वो स्कीमा किसका बना हुआ है साथियों? कुत्ते का। अतः बालक जानता है कुत्ता क्या होता है। अब जैसे उसके यहां स्कीमा बना हुआ है, तो वो मान लीजिए बिल्ली को देखता है। अब पहली बार बिल्ली को देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई देते? 2 कान हैं, 4 पैर हैं। तो तुरंत वो क्या कह देगा? बिल्ली को क्या बोलेगा? कुत्ता। अब मैं कहता हूं कि बिल्ली उसके सामने आई, फिर भी उसने उसको कुत्ता बोला। बिल्ली को भी क्या बोला? कुत्ता। क्यों बोला? क्योंकि उसके मस्तिष्क में बिल्ली का स्कीमा अभी नहीं है। उसके मस्तिष्क में केवल एक स्कीमा है, कुत्ता। तो कुत्ते की जैसी 1-2 विशेषताएं दिखते ही उसने बिल्ली को भी क्या मान लिया? कुत्ता मान लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिल्ली उसके सामने आई तो उसके मस्तिष्क में असंतुलन पैदा हुआ, और उस असंतुलन को मिटाने के लिए उसकी मदद किसने की? उसका पहले से जो मौजूद है, उसके पास में जो मौजूद है स्कीमा, उसने मदद की। बोले रे कुत्ता है। लेकिन जैसे ही माली बिल्ली म्याऊं 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 की आवाज की, तो उसमें फिर मस्तिष्क में असंतुलन पैदा हुआ। अरे नहीं यार, ये तो कुत्ता तो नहीं है। समझ रहे हो ना। अब उसे अपने स्कीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है साथियों कि हमारे मस्तिष्क में जो पहले से स्कीमा मौजूद है, उस स्कीमा के तहत ही हम नई चीज हमारे सामने आती है तो उस नई चीज को समझ जाते हैं। तो हमें अपने पहले वाले स्कीमा में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। एडेप्टेशन हमारा हो जाता है, वातावरण के साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा पहले वाला स्कीमा फेल हो जाता है नई चीज को समझने में, यानी कि पहले वाले स्कीमा से हम नई चीज को नहीं समझ पाते हैं, या जो चीज हमारे सामने आई है उसका स्कीमा हमारे पास है ही नहीं, तो हमें या तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा या पहले वाले स्कीमा में हमें कुछ परिवर्तन या चेंज करना पड़ेगा। तो यहां देखिए साथियों, लेके आते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक ये बालक है, इस बालक ने पहली बार क्या देखा, एक बिल्ली को देखा, और अब बालक को जानकारी नहीं है कि ये बिल्ली है। अपनी माँ से पूछा, मम्मी मम्मी ये क्या है, छोटा मम्मी मम्मी, मम्मी ने आके कहा बेटा ये बिल्ली है। तो बच्चे ने अपने मस्तिष्क में एक स्कीमा बनाया, अच्छा 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, यानी जिसके 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 4 पैर है, भूरे रंग की होती है, वो क्या कहलाती है, बिल्ली कहलाती है। और अपने मस्तिष्क में एक स्कीमा बना लिया बच्चे ने, ठीक है, अच्छी बात। अब दूसरे दिन उसके सामने एक व्हाइट रंग की बिल्ली आ जाती है, तो बच्चा देखता है 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4 पैर हैं, अच्छा बिल्ली है। फिर सोचता है यार वो भूरे रंग की थी, ये व्हाइट रंग की है, तो अपनी मम्मी के पास फिर जाता है, और मम्मी कहते मम्मी बेटे ये क्या है मम्मी, तो मम्मी कहती है बेटा ये भी बिल्ली है। तो बच्चा सोचता है अच्छा बिल्ली सफेद रंग की भी होती है। तो उसके पास पहले किसका स्कीमा बना हुआ था, बिल्ली का स्कीमा बना हुआ था। तो क्या उसने सफेद बिल्ली देखी, अपनी स्कीमा में परिवर्तन किया? साथियों परिवर्तन नहीं किया। अपने पहले वाले स्कीमा में, पहले का जो स्कीमा है उस स्कीमा में साथियों क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको, नई इंफॉर्मेशंस को, नई सूचनाओं को जोड़ रहा है, नई सूचनाओं को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है साथियों। पहले वाले स्कीमा में ही कुछ नई चीजें शामिल कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा साथियों, अभी ध्यान रखना, मैं बताऊंगा, उसे कहेंगे हम आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, ये क्या है, आत्मसात्करण। मान लीजिए कुछ दिनों बाद में उसके सामने ब्लैक कैट आई, काले रंग की बिल्ली आई। जैसे काले रंग की बिल्ली आई तो बालक का जो पहले वाला स्कीमा है यहां मदद करता है, वो सोचता है ये भी बिल्ली है, और अपने पहले वाले स्कीमा में एक नई चीज और ऐड कर लेता है कि बिल्ली काली भी होती है। अब बच्चे का स्कीमा बन जाता है कि बिल्ली जिसके 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, बिल्ली भूरी भी होती है, सफेद भी होती है, काली भी होती है, हो सकता कोई और रंग की भी हो। ध्यान रखना, अभी बालक ने नया स्कीमा नहीं बनाया है, अपने पहले वाले स्कीमा में कोई परिवर्तन भी नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है, कोई मॉडिफाई नहीं किया है अपने स्कीमा को, केवल अपने स्कीमा में नई सूचनाओं को मिला रहा है, शामिल कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। जब नई पहले वाले स्कीमा में केवल सूचनाओं को ऐड करता है, यानी कि सूचनाओं का क्या करता है साथियों, सूचनाओं का समावेशन करता है, समावेशन करता है, तो उसे साथियों कहा जाता है आत्मसात्करण। क्या कहा जाता है, आत्मसात्करण। एसिमिलेशन, असिमिलेशन जो मैंने अभी बताया था, असिमिलेशन, असिमिलेशन। अब देखिए, अब बच्चे के आगे बढ़ते हैं। वो बच्चा जब बिल्ली से का स्कीमा उसके अंदर बन चुका है, अब एक दिन उसे क्या दिखाई देता है, डॉगी दिखाई देता, कुत्ता। क्या दिखाई देता है, कुत्ता। और बच्चे के मुंह से एक बार अनायास निकलता है बिल्ली। क्या निकलता है, बिल्ली। जब बच्चा कुत्ते को देखकर बिल्ली बोल रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, एसिमिलेशन करने का प्रयास कर रहा है, यानी अपने पास में जो मौजूद स्कीमा है, मौजूद स्कीमा कौन सा था भाई साथियों, मौजूद स्कीमा था बिल्ली का, यानी उसके मस्तिष्क में कौन सा स्कीमा बना हुआ था,
बिल्ली का स्कीमा बना हुआ था और उसके आधार पर इस चीज को कुत्ते को समझने की कोशिश करता है, तो वो एसिमिलेशन करने का कोशिश कर रहा है, एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। लेकिन जैसे ही कुत्ता वो 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 ऐसे बोलता है तो बच्चे के मस्तिष्क में फिर असंतुलन पैदा हो जाता है, नहीं नहीं ये बिल्ली तो नहीं है, क्योंकि बिल्ली तो कैसे बोलती थी, म्याऊं 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 म्याऊं, तो इसका मतलब ये बिल्ली तो नहीं है। वो दौड़ा 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 पापा के पास गया, पापा से बोले पापा ये क्या है, पापा ने बताया बेटा ये डॉगी है, कुत्ता है। अच्छा कुत्ता है। अब बालक ने क्या किया, अपना एक नया स्कीमा बनाया या पहले वाले स्कीमा में परिवर्तन किया। पहले वाले स्कीमा में क्या किया भाई, परिवर्तन किया, चेंज किया, सुधार किया, परिमार्जन किया। एक ही बात है, अगर मौजूद स्कीमा में या पहले वाले स्कीमा में जब कोई व्यक्ति परिवर्तन करता है, सुधार करता है, परिमार्जन करता है या फिर नया स्कीमा बनाता है, नया स्कीमा बनाता है, तो वो कहलाता है साथियों अकोमोडेशन। क्या कहलाता है, अकोमोडेशन, अकोमोडेटेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जिसे हिंदी में हम कहेंगे समायोजन। और जैसे उसका अकोमोडेशन हो जाता है, बालक वापस क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है और उसका अनुकूलन स्थापित हो जाता है। अब देखिए यहां पुनः एक बार मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अपन इसको लेके चलते हैं। हाँ यहाँ था। तो देखिए साथियों, जो मैंने आपको बताया अनुकूल के अभी जो आपको एग्जाम्पल्स दिए कि आत्मसात्करण में क्या करता है, वो पहले जो मौजूद उसकी स्कीमा है, उसके पास में एग्जिस्ट स्कीमा है, वर्तमान में जो स्कीमा है उसमें वो कुछ ना कुछ ऐड करता है, नई सूचनाओं को जोड़ता है, नई सूचनाओं को जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जब वह भूरी बिल्ली की जगह काली बिल्ली देखता है तो देखता अच्छा अच्छा बिल्ली काली भी होती है। तो अभी उसने अपना जो एग्जिस्ट स्कीमा था, यानी कि जो वर्तमान स्कीमा था, उस स्कीमा को बदला नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उसमें कोई सुधार नहीं किया, बल्कि एक नई सूचना को उसमें जोड़ लिया है, आत्मसात्करण। जैसे ही साथियों मैंने कहा था कि उसने कुत्ते को देखकर कहा बिल्ली, फिर उसको ये लगा कि नहीं 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 ये बिल्ली तो नहीं है, क्योंकि ये तो भाव भाव की तरह बोलता है। तब उसने क्या किया, अपने पापा से पूछा और पापा ने उसे बता दिया बेटा ये कुत्ता है। तो अब उसने क्या किया, अपने पहले वाले स्कीमा में कुछ बदलाव किया। मैंने कहा बार बार कह रहा हूं, चेंज शब्द आ जाए, बदलाव किया, परिवर्तन किया, तब तो क्या कहलाएगा साथियों, अकोमोडेशन, अकोमोडेटेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कहलाएगा। और या फिर उसने नया स्कीमा बना लिया, उस स्कीमा को छोड़ दिया पहले वाले को, नया स्कीमा बना लिया, या पहले वाले स्कीमा में उसने सुधार कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा साथियों, समायोजन यानी अकोमोडेशन। अब देखिए अकोमोडेशन का और आपको यहां उदाहरण दिखाता हूं कि अगला लेके चलते हैं। यहां देखिए एक बच्चा है, ये बच्चा पहली बार क्रो को देखता है, कौवा को देखता है उड़ते हुए, और अपने दादा से पूछता है दादाजी क्या है। बच्चे ने दादाजी ने कहा बेटा कौवा है। अच्छा कौवा है। अब बच्चे को समझ में आ गया कि जो उड़ता है वो कौवा है, इतना समझ में आया। कुछ समय बाद में उसने एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा और उसके मुंह से निकला कौवा। तब उसकी माँ ने कहा बेटा ये कौवा नहीं है, ये चिड़िया है।
ओ, तो अब बच्चे को सोचा अच्छा अच्छा, तो पहले जब कौवे के देख के बच्चा चिड़िया को कौवा बोलता है तो वो कौन सी क्रिया अपना रहा होता है? वो क्रिया अपना रहा होता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसात्करण को अपना रहा होता है, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन को अपना रहा होता है, आत्मसात्करण। फिर लेके आते हैं साथियों आत्मसात्करण, और फिर जैसे ही बच्चे को उसकी माँ ने बता दिया बेटे चिड़िया है, तो अब बच्चा इसमें डिफरेंट करता है, अच्छा कौवे की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, इसका रंग काला होता है, इसका रंग काला नहीं होता है, इसकी साइज छोटी होती है। तो अब भविष्य में बच्चे के सामने जैसे ही चिड़िया आती है तो बच्चा चिड़िया बोलता है, कौवा आता है तो कौवा बोलता है। लेकिन मान लीजिए एक दिन चील आ गई, ईगल आ गई, और ईगल को देख के फिर बच्चा सोचता है कौवा है, तो वो क्या कर रहा है? एसिमिलेशन। लेकिन फिर उसे समझाया जाता है ये कौवा नहीं है, चील है, तो उसका एक नया स्कीमा बनाता है, तो अच्छा अच्छा ये चील है, तो कौवे का स्कीमा अलग था और एक नया स्कीमा बना लिया चील का, तो ये क्या हो गया? अकोमोडेशन। यहां भी साथियों जब पहली बार उसको चिड़िया को वो क्या बोलता है? कौवा बोलता है, तब तो एसिमिलेशन कर रहा है। लेकिन जैसे उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा ये चिड़िया है, तो उसने एक नया स्कीमा बना लिया। ध्यान रखना, नया स्कीमा बनते ही क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन, समायोजन, और फिर बालक क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है, अर्थात अनुकूलन उसका स्थापित हो जाता है। मानसिक संरचना आपको समझा दी गई है, स्कीमा और स्कीम समझा दिए हैं। साम्यधारण असंतुलन, मैंने कहा असंतुलन स्थापित हो जाएगा, तो असंतुलन स्थापित हो जाएगा तो बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा? अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करेगा, और अनुकूलन स्थापित करने के लिए उसे दो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। जब आत्मसात्करण और समायोजन के द्वारा उसका अनुकूलन स्थापित हो जाता है तो उसे ही कहा जाता है साथियों संतुलन। क्या जाता है? संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिएशन या इक्विलिब्रियम। अब देखिए साथियों, जीन पियाजे के पूरी थ्योरी में मैंने कहा विकास की अवस्थाओं को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस है कि उसकी शब्दावलियों को अच्छे से समझ लें। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब लेते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। साथियों सब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जीन पियाजे की जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो पहली अवस्था की विशेषताएं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है साथियों? ऑब्जेक्ट परमानेंस का तात्पर्य है बच्चा शुरू में क्या होता है, जब बहुत छोटा होता है, 8-9 महीने का तक का होता है, तब तक बच्चे में क्या होता है साथियों? वस्तु उसकी आंखों के सामने है। किसके? आंखों के सामने है, तभी तक वस्तु का अस्तित्व है, तभी तक वस्तु का अस्तित्व है, ऐसे बच्चे के मानना होता है। यानी वस्तु का अस्तित्व कब तक है? जब तक बच्चे की आंखों के सामने है। या इसे यूं कहें कि यह मान लिया जाता है जैसे ही वस्तु आंखों के सामने से हटी तो यह मान लेता है वस्तु समाप्त हो गई, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, वस्तु समाप्त हो गई। यानी वस्तु का अस्तित्व कब तक है? जब तक कि वस्तु उसकी आंखों के सामने। इसी को इस प्रकार से कहा जा सकता है साथियों कि आंखों से ओझल, आंखों से ओझल, ओझल का अर्थ होता है साथियों गायब होना, आंखों से ओझल तो मस्तिष्क से ओझल, मस्तिष्क से ओझल। यानी कि जैसे ही हम ये कह रहे हैं आंखों से, आंखों के सामने से वस्तु गायब हो गई, तो कहता है मस्तिष्क में भी नहीं। अब बालक समझ लेता है कि वस्तु समाप्त हो गई। वो ये नहीं मानता है कि मेरी आंखों के सामने नहीं है तो भी वस्तु है, वो स्वीकार नहीं करता, वो सोचता है वस्तु गायब हो गई। और जब ये मानने लग जाता है कि चाहे वस्तु मेरी आंखों के सामने रहे या नहीं रहे, वस्तु का अस्तित्व होता है, वस्तुएं स्थायी होती हैं, अर्थात मेरी आंखों के सामने से गायब होने के बाद में भी वस्तु का अस्तित्व होता है, वस्तु यहीं आसपास में है। तो इस जब ये
डेवलप हो जाता है तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण। और ये साथियों करीब 18 माह से 24 माह के बालक में विकसित होता है। आगे इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे इसको एक उदाहरण से देखने का प्रयास करेंगे। एक मान लीजिए कि नुकीला यानी काटने वाला नुकीली कोई वस्तु इसके फादर के पास में है और बच्चे के सामने थी और बच्चा उसे लेने की जिद करता है। बच्चा क्या करता है? जिद करता मुझे चाहिए। और उसे फादर को मालूम अगर ये मैंने वस्तु दे दी, मान ली चाकू ही है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा कट जाएगा। तो उसका फादर उसे देना नहीं चाहता है, लेकिन बच्चा अभी करीब 6-7 महीने का है, 6-7 महीने का है। और बच्चे को सामने क्या किया? उसके फादर ने तुरंत ये किया कि पीछे कर लिया और ये गई वस्तु, गायब हो गई। भाई चिड़िया ले गई उसको। तो बालक मान लेता है वस्तु गायब होगी, चिड़िया लेगी, मान लेता है, क्योंकि अब उसको दिखाई नहीं दे रहा। पीठ के पीछे क्या कर लिया गया है? छुपा लिया गया है। और अक्सर अपने गांवों में, देहात में बहुत करते हैं। जब हम बच्चे को कोई वस्तु नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसी के सामने फुर्र चिड़िया लेगी भाई, तो बच्चा मान लेता है कि अब वस्तु को चिड़िया लेगी, और ऐसा करके अपन मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। लेकिन 18 महीने का बच्चा हो जाता है जब आप ये कहोगे चिड़िया ले गई फुर्र वस्तु, और आपने जैसे ही पीछे हाथ कर लिया, बच्चा आपके पीछे की ओर आता है, पीठ की तरफ, और आपके हाथ को खोलने का प्रयास करता है, यानी वो खोजना है। अब उसको ये समझ में आ गया वस्तुएं गायब नहीं होती हैं। जब वस्तुएं गायब नहीं होती हैं ये समझ आ देती है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ठीक है ना? अभी लेते हैं, कोई चिड़िया गायब नहीं होती। अब मैं आपको कहूं कि चिड़िया ले गई तो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि साहब आपके पास ही है। तो उसी प्रकार से अब देखते हैं साथियों एक दूसरी चीज उसमें। एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, और एक डिसेंट्रेशन। ये बच्चे की सोचने की या देखने के एक तरीके हैं। अब ये आपको समझना है सेंट्रेशन क्या होता है साथियों। जब बालक केवल एक विशेषता को देखता है, एक विशेषता पर फोकस करता है, तो सेंट्रेशन होता है। अर्थात उस घटना के या उस तत्व के दूसरे किसी एलिमेंट को नहीं देखता है, दूसरी किसी विशेषता को नहीं देखता है, केवल एक ही विशेषता के ऊपर फोकस करता है, तो वो सेंट्रेशन होता है। और डिसेंट्रेशन कैसा होता है? इसके विपरीत होता है साथियों। ये क्या होता है? वास्तविक चिंतन नहीं होता है साथियों। सेंट्रेशन वाला चिंतन कैसा होता है? झूठा होता है, सही नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। लेकिन डिसेंट्रेशन वाला जो चिंतन है, थिंकिंग है, वो साथियों कैसे होती है? वास्तविक होती है। कैसे होती है? वास्तविक होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ। आपसे पूछा जाए भाई वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक चिंतन कौन सा है, और ऑप्शन में आए सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, तो वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक चिंतन कौन सा है? डिसेंट्रेशन। आपको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, एक बच्चा है, मान लीजिए ये कोई बालक है। अब इस बालक का मान लीजिए इसकी एज भी आप लेकर चलना चाहो तो मान लीजिए 6 या 7 साल का है, 5-6 साल का है। ठीक है? या यो मान लीजिए आप 5-6 का हटाइए, इसको आप 3 या 5 साल का लगा, 3 से 5 साल तक का बच्चा है। अब इस बच्चे के सामने जीन प्याजे कहता है कि एक बच्चा, इसका पेय पदार्थ इसमें है, इनमें है, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। कांच के 2 गिलास हैं, दोनों बिल्कुल साइज में बराबर हैं। इसमें भी 100 ml है पदार्थ और इसमें भी 100 ml है। एक भाई को यह गिलास दे दिया गया, दूसरे भाई को यह दिया गया। तो बच्चा इस अवस्था में है, मान लीजिए जिसका 9 साल का बच्चा था उसको यह दिया गया, 9 साल वाले को, और जो 4 या 5 साल का था उसको दिया गया ये। अब छोटे वाला क्या होता है? वो कहता नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बड़े गिलास में चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मैं इतना नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए।
अब उसकी माँ परेशान हो जाती है, ये उनका यानी कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं, तो मान लीजिए दोनों गिलासों में क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है। उसकी माँ समझदार होती है, बच्चे के सामने एक ये लंबा गिलास लेके आती है और बच्चे के सामने ही इस गिलास को, ये मान लीजिए खाली है, इस गिलास का जो पेय पदार्थ था इसमें डाल देती है और बच्चा खुशी खुशी उसको पी लेता है, बड़ा खुश हो जाता है कि अब मुझे ज्यादा मिल गई, मुझे ज्यादा मिल गई। पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसमें जो पेय पदार्थ था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, उसकी मात्रा में कोई अंतर आया? नहीं आया। यहां भी 100 ml थी, अब यहां भी 100 ml। तो बच्चे को यह भ्रम कैसे हो गया कि मेरे पास ज्यादा है? बच्चे को भ्रम इससे हो गया कि साथियों, उसने केवल क्या देखा, लंबाई को देखा, हाइट को देखा, लंबाई को। अब उसको देखा ये लंबा गिलास है, इसलिए इसमें जो चीज है वो ज्यादा है। उसने इसकी चौड़ाई को नहीं देखा। जब केवल एक विशेषताओं के ऊपर फोकस कर रहा है, केवल लंबाई के ऊपर फोकस कर रहा है, तो ये साथियों क्या है, सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण है। क्या है? केंद्रीकरण। डिसेंट्रेशन क्या होगा साथियों, इसका उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं कहूं, मान लीजिए वो बच्चा भी 8 साल का है और 8 साल वाले को ये दिया जाए और फिर भी वो कहे मुझे ज्यादा चाहिए, और उसकी माँ क्या करे कि इसको निकाल के इसमें डाल दे और निकले बेटा देखो ये ज्यादा है, तो कहेगा नहीं ज्यादा नहीं है, उतना ही है, आपने इसमें से इसमें निकाल के डाल दिया। तो कहेगी देखो बेटा देखो, इसमें तो यहां तक भरा हुआ है और इसमें यहां तक भरा हुआ है, ज्यादा है। तो कहेगा नहीं, ये लंबा है, ये चौड़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स तो उतनी ही है, कम और ज्यादा नहीं है। अब बच्चा क्या कर रहा है, लंबाई को भी देख रहा है और चौड़ाई को भी देख रहा है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के ऊपर बच्चा फोकस करने लग जाए, 2 या 2 से अधिक विशेषताओं को एक साथ देखने लग जाए, तो वो होता है साथियों विकेंद्रण। विकेंद्रण, विकेंद्रण, डिसेंट्राइजेशन। और ये कैसा चिंतन होता है साथियों, ये वास्तविक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों एक बच्चे में बहुत होता है जीववाद। क्या होता है? जीववाद। अब ये जीववाद क्या होता है, इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? तो साथियों एनिमिज्म को समझने के लिए समझे, अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसा ये बच्चा है, ये जरूर फोटो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मतलब छोटा बच्चा मान लो आप। वो क्या करता है, चांद को भी जीवित मान लेता है, लाइव मान लेता है। यानी 2 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइव और यानी कि निर्जीव और सजीव। जब ये देखिए चांद सजीव है निर्जीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आपका आंसर होगा निर्जीव। क्या होगा? निर्जीव। लेकिन वो छोटा बच्चा है, वो चांद को क्या मान रहा है? सजीव मान रहा है। इसी प्रकार ये ट्रेन आपकी दृष्टि में सजीव है निर्जीव है? तो आप कहोगे निर्जीव है। लेकिन ये बच्चा ट्रेन को क्या मान रहा है? ट्रेन चलती हुई जा रही है, जा रही है। उनके घर के सामने से ट्रेन जाती है, मान लीजिए, बच्चा देखता है, बच्चा सोचता है ट्रेन भी क्या है? सजीव है, सजीव है बच्चे की दृष्टि। इसी प्रकार से साथियों एक ये देखिए छोटी बच्ची है और ये क्या कर रही है, अपनी गुड़िया डोल, अपनी डोल को क्या कर रही है? नहला रही है। क्यों नहला रही है? वो सोचती है जैसे मुझे नहलाया जाता है उसी प्रकार मेरी जो डोल है उसको भी गर्मी लग रही होगी, उसको भी पसीना आ रहा होगा, तो क्यों ना मैं अपनी डोल को, गुड़िया को नहला देती हूं, बात करवा देती हूं। तो वो क्या करती है, अपनी गुड़िया को, डोल को क्या कर रही है? नहला रही है। क्यों नहला रही है? क्योंकि अपनी गुड़िया को सजीव मानती है। साथियों बहुत सरल है। एनिज्म क्या है? जब बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है तो उसकी इस गुण या उस विशेषता को या इस दोष को ही हम क्या कहेंगे? एनिज्म कहेंगे। और ये साथियों करीब 2 से 4 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें अक्सर ये पाई जाती है, ये दोष पाया जाता है उसमें। 2 से 4 साल के बच्चे में ये एनिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है। जैसे
अब यहां लेते हैं कि वो किन किन निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की चीजों को सजीव मानता है। एक तो ऐसी जो मानव के जैसी हैं, यानी मूर्तियां। अब देखिए यहां बच्चे जो है, बच्ची इस गुड़िया को नहराली, गुड़िया का आकार कैसा होता है, एक महिला जैसा होता है, ये मानव के जैसे होती है गुड़िया। या मान लीजिए इसी प्रकार से यूं कह सकते हैं अपन, कोई टॉयज है खासतौर से कुत्ते का, तो या किसी जानवर के जैसी हो, यानी मानव की जैसी आकृति या जानवर के जैसी कोई भी खिलौना आकृति हो, उसको वो सजीव मान लेता है। क्योंकि मानव उसे सजीव लगता है, कुत्ता उसे सजीव लगता है, तो कुत्ते का खिलौना, बकरी का खिलौना या किसी और जानवर का खिलौना भी उसे क्या लगेगा, सजीव लगेगा। यानी मानव या जानवर जैसी आकृतियां, मानव व जानवर जैसी जो आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों को, उन मूर्तियों को, उन खिलौनों को क्या मान लेता है साथियों, सजीव मान लेता है। नंबर 1। नंबर 2 आ जाएगा चलायमान मशीनें, चलती हुई मशीन, चलती हुई वस्तुएं कैसी होंगी साथियों, देखिए जैसे पंखा चल रहा है तो चलते हुए पंखे को सजीव मान लेगा, मोटरसाइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल को सजीव मान लेगा, चलती हुई ट्रेन को सजीव मान लेगा। चलायमान जो वस्तुएं हैं उनको क्या मान लेता है, सजीव मान लेता है, ये चलायमान वस्तु। अब ये चांद को क्यों, मनुष्य बच्चों को कहानियां सुनाता रहता है और उन कहानियों में अक्सर यह बोला जाता है चंदा मामा, यानी मानव अपना संबंध किससे स्थापित कर लेता है, तो सोचता मामा है तो इसका मतलब वो जीवित है, मामा है अर्थात वो सजीव है, इसलिए मेरा मामा है तो वो सजीव है, मानव है वो भी, और मानव है तो वो भी क्या है, सजीव है। इसलिए जिससे हम मानवीय संबंध स्थापित कर लेते हैं, प्रकृति की जो भी चीजें, जैसे गंगा मैया, हम बच्चे के साथ में रोजाना का गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, नदी के बारे में, तो नदी को वो क्या मान लेगा, सजीव मान लेगा। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की चीजों को सजीव मानता है, जिनसे हम मानवीय प्रकृति का संबंध मानव से बना लेते हैं। तो प्रकृति की वो चीजें जिनका संबंध हमने मानव से बना लिया है, तो वो क्या उसे सजीव लगेंगे। मुख्य रूप से साथियों 3 है, बाकी अपने गांव देहात में और भी एनिज्म का आपका सरल उदाहरण दे सकता हूं। एक छोटा बच्चा है और वो खेल रहा है, खेलते खेलते साथियों वो गिर जाता है, मान लीजिए उसे ठोकर लग जाती है, एक पत्थर से की ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है और रोने लगता है। तो दादी आती है जो अनपढ़ है, जो साइकोलॉजी नहीं जानती, वो एनिज्म नहीं जानती है, और वो बच्चे को चुप करने के लिए क्या कहती है, अरे बेटा ये अच्छा, इसने पत्थर ने मेरे बेटे को गिरा दिया, और उस पत्थर को पीटने लग जाती है। जैसे ही दादी उस पत्थर को पीटती है, बच्चा रोना तो भूल जाता है और हंसने लग जाता है। क्यों हंसता है आपको पता है, वो ये मानता है जैसे मेरे को दर्द हुआ था वैसे अब इसको दर्द हो रहा है, यानी उस पत्थर को बालक क्या मान रहा है, सजीव मान रहा है। इसी प्रकार से हमने कई बार देखा, बच्चा दौड़ रहा है, आंगन में गिर जाता है, तो अपन क्या है, घर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति उस आंगन को, उस मिट्टी को पीटने लग जाते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। इसी प्रकार और देख सकते हो, बच्चा भग रहा है और मान लीजिए वो अपने दरवाजे के टकरा जाता है और बच्चा रोने लगता है, हम दरवाजे को पीटने लग जाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं को वो क्या मान लेता है, सजीव मान लेता है, और ये मान लेता है जैसे मेरे को कष्ट हो रहा है इसी प्रकार इसको भी कष्ट हो रहा है। इस प्रवृत्ति को साथी हम क्या कहेंगे, एनिमिज्म, यानी कि सजीववाद या जीववाद। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से साथियों एक चीज और है, एक होता है ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रितता, या इसे साथियों कहा जा सकता है कि अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित बोल दो या अहम केंद्रित। यो ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है साथियों जब बालक अपने तरीके से दुनिया को देखता है, अपने तरीके से दुनिया को देखता है, यानी कि अपने दृष्टिकोण को ही वो सही मानता है।
दूसरे को दृष्टिकोण को समझने की उसमें क्षमता नहीं होती है, वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, तो वो किस स्थिति में होता है? ईगोसेंट्रिक स्थिति में होता है। अर्थात वो केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझ पाता है और अपने दृष्टिकोण को सही मानता है। यानी सरल भाषा में कहें, वो जिद करता है और जिद करने को भी वो सही मानता है। अपन कहेंगे कैसा ढीठ बच्चा है, कैसा जिद्दी बच्चा है, जिद करके बैठा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को सही मानता है। वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को देखना, दुनिया को देखना क्या कहता है? आत्म केंद्रितता कहलाता है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, जैसे इसमें स्वार्थीपन का भाव आ जाता है, मैं की प्रवृत्ति आ जाती है, अहम की प्रवृत्ति, मैं, मेरा ही सब कुछ। इसलिए जो ईगोसेंट्रिज्म की स्थिति में ये भी बालक साथियों करीब 2 से 6 वर्ष का जो बालक होगा वो इस अवस्था में होगा। वो क्या कहेगा? मेरी मम्मी, मम्मी भी किसकी? मेरी, मेरा पापा, मेरी बुआ, मेरा ताऊ, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा घर, मेरा खिलौना, सब कुछ मेरा। मान लीजिए उसके पास है कोई खिलौना है और उसका बड़ा भाई उस खिलौने से खेलना चाहता है, रोने लग जाएगा, मेरा है नहीं दूंगा, और बड़े वाला कहेगा मुझे दे दे, बड़े वाला रोने लग जाएगा तो भी नहीं देगा। उसकी माँ कहेगी भाई दे दे, कहेगा नहीं दूंगा, मेरा है। अब मान लीजिए उसके घर पे उसकी बुआ मिलने आई है और बड़े वाले ने कह दिया मेरी बुआ, जो कहेगा नहीं तेरी नहीं है, मेरी बुआ है, तेरी नहीं है, तेरा पापा भी नहीं है, तेरी मम्मी भी नहीं है, मेरी ही मम्मी, मेरी ही बुआ, मेरा ही घर, मेरा ही खिलौना, सब कुछ मेरा। जो ये प्रवृत्ति किसकी क्या कहलाती है? ईगोसेंट्रिज्म। दूसरा जिद वाला उदाहरण देता हूं। एक महिला अपने बच्चे को अपने सहेली के घर पे लेके जाती है। उसके घर पे बच्चा क्या करता है कि उसे कोई खिलौना अच्छा लग गया, उस खिलौने को उठा लिया। बच्चे की माँ कहती बेटा रख दे, ये अपना नहीं है, इनका है। बच्चा कहेगा नहीं, धीरे धीरे उसको समझाएगी बेटा ये दूसरे का है, ये लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सोचेंगे, क्योंकि दूसरे के दृष्टिकोण को तो समझने की क्षमता उसमें है ही नहीं। वो तो सोचता मैं सही हूं, इसलिए बच्चा जिद करेगा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। उसकी सहेली कहेगा ले जाने दे, नहीं, वो कहेगी नहीं नहीं वापस दे दे, नहीं, बच्चा नहीं कहेगा नहीं देने दूंगा, ये तो मेरा है, मैं लेके जाऊंगा। इस प्रकार की जो जिद्दीपन है वो भी आत्म केंद्रितता है, स्वार्थीपन। एक और तरीका है साथियों, इस अवस्था का बालक जब ईगोसेंट्रिक होता है तो अपने आप को सेंटर मानता है। वो सोचता है परिवार का भी मैं केंद्र हूं, समाज का भी मैं केंद्र हूं, और इस सृष्टि का भी मैं ही केंद्र हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है अपने आप को। अब देखिए वो कैसे, अक्सर बच्चों को खेलते खेलते हमने देखा होगा, एक बच्चे दौड़ते रहते हैं और दूसरे बच्चे को कहेगा देखो मैं दौड़ता हूं तो सूरज दौड़ता है, सूरज दौड़ता है। ये नहीं कह रहा मैं सूरज के साथ दौड़ रहा हूं, ये कहता मैं दौड़ता हूं तो सूरज दौड़ता है। यानी मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि मेरे साथ तो सूरज दौड़ता है, जब मैं रुक जाता हूं तो सूरज रुक जाता है। ये साथियों जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे और फिर आपको पूछेगा वो बच्चा, या तो पूछा जाएगा किस स्टेज में है, तो स्टेज क्या आएगा, तो स्टेज की जब अवस्थाएं बताऊंगा वहां समझा दूंगा, या ये प्रवृत्ति पूछा जाएगा, ये प्रवृत्ति कौन सी है, तो वो आएगा ईगोसेंट्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। एक होता सा था अनुत्क्रमणीयता, इंग्लिश शब्द है इरिवर्सिबिलिटी, और एक होता साथियों अपोजिट है उत्क्रमणीयता, इंग्लिश शब्द है रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए साथियों इंग्लिश टर्म बड़े अच्छे हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विलोमीयता भी कह देते हैं, इसको तो अविलोमीयता, इसको विलोमीयता, विलोमीयता। इसे ही साथियों पलटावी, इसे अविलोमीयता, अविलोमीयता, और अपलटावी, अपलटावी चिंतन। जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। इरिवर्सिबिलिटी का अर्थ होता है बच्चा जहां से सोचना प्रारंभ करता है साथियों, सोचना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद में वो जहां से सोचना प्रारंभ करता है वहीं लौट के नहीं आ पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, एक बच्चा है, उसके सामने ये 2 छड़ी रख दी गई, बिल्कुल बराबर है,
बिल्कुल बराबर। ठीक है ना, ये दो छड़ी रख दी गई है जो बिल्कुल बराबर है। बच्चे से पूछा जाए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बच्चा कहेगा दोनों बराबर हैं। क्या कहेंगे? बराबर है। अब उसी बच्चे के सामने ही क्या किया हमने, उसी बच्चे के सामने इस छड़ी को हमने थोड़ा आगे की ओर धकेल दिया, आगे की ओर खिसका दिया, धकेल दिया आगे की ओर। ठीक है ना, आगे की ओर खिसका दिया। तो इसको इस प्रकार खिसकाएंगे जैसे पहले वाली तो इतनी थी, इसको खिसका दिया आगे की ओर। तो सिचुएशन कौन सी बन गई? ये वाली। एक सिचुएशन ये थी थोड़ी देर पहले बच्चे के सामने, अब लेकिन ये वास्तविक रूप में नहीं है। अब नहीं है क्योंकि बच्चे के सामने ऐसे खिसका दिया, तो वास्तविक रूप में अब बच्चे के सामने कौन सी है? ये सिचुएशन है। अब बच्चे से, उसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई इनमें से बड़ी कौन सी है, तो बच्चे ने मान लो ऊपर की ओर से देखा तो कहेगा ये बड़ी है। इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते, तो कहेगा बी बड़ी। अब बच्चा अपने मस्तिष्क में रिकॉल नहीं कर पाता है, अपने मस्तिष्क में थोड़ी देर पहले वाली सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर पाता है, वापस स्मृति में लौट नहीं पाता है कि अभी की अभी इसने खिसकाया आगे, अभी की अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों यहां थी तो बराबर थी, तो अब भी बराबर होंगी। नहीं समझ पाता है, यानी कि रिवर्स नहीं कर पाता, अपनी स्मृति में वापस नहीं जा पाता है। इसे और एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं साथियों, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी एक बच्चे को कहा 2 + 2 = 4 होता है, तो उसे कह दिया जाए कि 4 - 2 बराबर में कितना होगा, नहीं बता पाएगा। या और सरल शब्दों में एक और ले लेते हैं, कहा जाएगी राम की बहन संजना है, तो बच्चे से ये बता दिया गया, तो बच्चे पूछेंगे राम की बहन कौन है, तब उसका उत्तर आएगा संजना। लेकिन उसे कहा कि संजना का भाई कौन है, तो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। ये क्या है? इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, यानी पलटकर नहीं सोच पाता है। इसे और उदाहरण से साथियों समझ सकते हैं अपन कि एक बच्चे को आपने क्या किया कि विद्यालय से, नहीं घर से कहां लेके गए? विद्यालय में लेके गए, पैदल पैदल उसके साथ गए, और अब उस बच्चे को ये कह दिया कि बेटा छुट्टी होगी तब तू घर आ जाएगा, तो बच्चा कहेगा नहीं आ पाऊंगा। कोई कहे क्यों? वो कहेगा मैं घर से स्कूल का रास्ता तो जानता हूं, घर से विद्यालय का रास्ता तो जानता हूं, लेकिन विद्यालय से घर का रास्ता नहीं जानता हूं। तो ये कौन सी विशेषता को परिलक्षित कर रहा है? अनुत्क्रमणीयता को, इरिवर्सिबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, इरिवर्सिबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है। अब आते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब साथियों जब बच्चा तीसरी स्टेज में जाता है, हम जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, तो तीसरी स्टेज में जाता है, ये दूसरी स्टेज की अवस्था है अनुत्क्रमणीयता। अब तीसरी में आता है तो उसमें उत्क्रमण आते हैं, पलटकर सोचने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था के बच्चे से जब पूछोगे भाई राम की बहन कौन है? संजना, और कहोगे संजना का भाई कौन है, तो बच्चा पलटकर उत्तर दे देगा राम। जब इस स्टेज के बच्चे में ये पहुंचोगे, तो इस स्टेज बच्चों में कि बेटा जब उसे घर से हम स्कूल लेके गए और फिर कहेंगे तू घर आ जाएगा, तो कहेगा आ जाऊंगा। हम पूछेंगे कैसे आएगा, वो कहेगा कि अभी तो रास्ता देखा मैं, घर से स्कूल का रास्ता है, वही रास्ता स्कूल से घर का होगा। अब वो बच्चा पलटकर अगर ये छड़ी वाला एग्जाम्पल भी उसके एक्सपेरिमेंट उसके सामने करोगे और कहोगे कि अब बताइए, तो कहेगा ये दोनों बराबर हैं, और जैसे आगे खिसका दी बोले कि अब कौन सी बड़ी है छोटी है, तब भी क्या कहेगा? दोनों बराबर है। अर्थात अब उसमें पलटकर सोचने की क्षमता आ गई है, अर्थात जो सिचुएशन उसके सामने अब नहीं है, जो पहले उसके सामने घटित हुई थी, उसको अपनी स्मृति में वापस क्या कर लेता है? रिकॉल कर लेता है, उसको वापस अपनी स्मृति में बना लेता है। तो इस क्षमता को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूं साथियों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं साथियों, एक आता है संरक्षण सिद्धांत। अब जो संज्ञा हम जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़ेंगे साथियों, वहां इन पे दोबारा रिपीट होगा, केवल वहां शॉर्ट में रिपीट होगा या विस्तार से हो रहा है। तो दूसरी जो अवस्था है साथियों, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें इसका अभाव पाया जाता है। संरक्षण का क्या पाया जाता है? अभाव। वहां संरक्षण नहीं होता है, लेकिन संरक्षण की योग्यता तीसरी स्टेज में आ जाती है। तीसरी स्टेज जो है स्टेज,
उसमें संरक्षण की योग्यता आ जाती है। अब पहले आपको ये समझना है कि संरक्षण होता क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, यहां पर स्लाइड्स मेरे पास नहीं है वो, लेकिन मैं वैसे बना देता हूं। मान लीजिए ये कोई महिला है, उसके ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब महिला के पास में एक चॉकलेट है, क्या है, एक चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है, बराबर की 2 चॉकलेट। एक चॉकलेट इस बच्चे को दे दी और ये चॉकलेट इसको दे दी, और ये बच्चा जो बी नामक बच्चा है ये सेकंड स्टेज में है, यानी कि सेकंड स्टेज उसकी थी 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष के बीच में, और ये बच्चा थर्ड स्टेज में है, ए वाला बच्चा थर्ड स्टेज में है, थर्ड स्टेज की है उसकी 7 से 11 वर्ष, इनके बीच में। अब ये थर्ड वाला बच्चा तो कुछ नहीं कहता, वो एक चॉकलेट लेता खा लेता है, लेकिन जो सेकंड स्टेज का बच्चा है ये अब क्या करता है, ये कहता है कि नहीं मेरे को 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, बच्चा जिद करने लगा। अब माँ के पास और चॉकलेट्स नहीं थी कि दूसरी उसे दे दे, क्योंकि 2 ही चॉकलेट थी, एक बड़े बेटे को दे दी, एक छोटे बेटे को दे दी। अब माँ ने क्या किया, उस बच्चे से, इस बच्चे को जो चॉकलेट दी थी उसको वापस लिया, और उस बच्चे के सामने ही क्या किया, मान लीजिए चॉकलेट मैं आपको दिखाता हूं, उस बच्चे के सामने ही उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब 2 पीस हो गए, 2 पीस होते ही उसको बोली ले खा ले, और बच्चा खुशी खुशी, इस स्टेज का बच्चा खुशी खुशी खुश हो जाता है कि मुझे 2 मिल गई। तो जीन पियाजे कहता है जब बच्चा, ऐसा बच्चा चॉकलेट को ब्रेक करने के बाद में भी खुश हो जाता है कि मुझे ज्यादा मिल गई, उसमें कहता है संरक्षण का अभाव है। क्या है, संरक्षण का अभाव, अभी संरक्षण नहीं आया उसमें। और अब देखिए संरक्षण का अभाव को और समझे अच्छे से। लेकिन जैसे मान लीजिए ये बच्चा भी, अब बड़े वाला भी रोने लग जाए, नहीं मुझे भी 2 चाहिए, मान लीजिए, और उसकी माँ इसकी भी चॉकलेट उसके सामने से ले, एक ही चॉकलेट थी मान लीजिए, और अब उस बच्चे को उस ब्रेक करके उसको दे दी, तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो 2 चाहिए, तो माँ कहेगी 2 तो दे तो दी, तो कहेगा नहीं ये तो एक ही है, आपने तोड़ दी, इसके 2 टुकड़े कर दिए, चॉकलेट तो उतनी ही है जो पहले थी उतनी ही है। अतः बच्चे को अब समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया, इस बच्चे को क्या समझ में नहीं आया और इसको क्या समझ में आया वो देखे। जो बी बच्चा था उसको क्या नहीं समझ में आया साथियों, इसको ये नहीं समझ में आया कि ये वस्तु है, इस वस्तु के तोड़ दिया तो हमने किस में अंतर किया, इसके आकार में, इसकी शेप में, आकार में हमने इसका आकार बदल दिया। जैसे मैंने बताया था इस वस्तु का ये आकार था, और जैसे इसको ब्रेक कर दिया हमने इसके आकार में, अब ये आकार छोटा हो गया, ये आकार हमने किसमें बदलाव किया, परिवर्तन किसमें किया है, बदलाव किसमें किया है, आकार में। क्या वस्तु की मात्रा में, क्वांटिटी में, मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। जब बालक को यह समझ में आ जाता है कि अगर हम वस्तु की शेप यानी आकार में बदलाव भी कर दें तो भी उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात उसमें संरक्षण की योग्यता आ गई है। लेकिन जब मान लीजिए उसके आकार में हमने परिवर्तन कर दिया और बच्चे ने यह मान लिया कि अब मुझे ज्यादा मिल गई है, ज्यादा मात्रा हो गई इसकी, तो उसमें संरक्षण का अभाव होता है। जैसे ही मैंने कहा था कि इस बी नामक बच्चे को जब मां ने उसी चॉकलेट को उस बच्चे के सामने ही ब्रेक करके दे दी और बच्चा खुशी खुशी मान लिया 2 मिल गई, अब वो सोचता है कि मेरे को मात्रा क्या है, मेरी बढ़ गई है, बल्कि मात्रा तो साथियों उतने की उतनी ही है, केवल वस्तु के आकार में, चॉकलेट के आकार में हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है। लेकिन ये बालक इस बात को नहीं समझ पाता है, इसलिए इसमें संरक्षण का क्या है, अभाव है। लेकिन इस बालक में जैसे इसको ब्रेक करके दी तो वो कहता है मां को नहीं लूंगा, क्योंकि आपने वस्तु को तोड़ दिया, चॉकलेट को तोड़ दिया, मात्रा तो उतनी ही है, चॉकलेट तो उतनी ही है, केवल इसके टुकड़े किए हैं, ये 2 नहीं हुई हैं, अभी भी एक ही है, अर्थात अब उसमें संरक्षण की योग्यता आ गई है। इसको देखो साथियों, साइकोलॉजी की भाषा में कैसे कहते हैं, संरक्षण को कहा जाता है कि इस प्रकार से बताया जाता है, वातावरण में होने वाले
बदलाव व स्थायित्व की समझ। वातावरण में होने वाले बदलाव, या वातावरण की जगह पदार्थ भी आ सकता है साथियों। वातावरण में होने वाले बदलाव और स्थायित्व, इन दोनों की जब समझ हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए अब इस उदाहरण से, यहां चॉकलेट थी, अब देखिए बदलाव तो क्या हो रहा है? बदलाव तो जैसे इसके टुकड़े किए, किस में बदलाव हो गया साथियों? आकार में बदलाव हो गया, शेप में बदलाव हो गया। ये तो क्या हुआ? टुकड़े करने पे बदलाव हो गया। और स्थायी क्या है? मात्रा स्थायी है, क्वांटिटी स्थायी है, मात्रा उतनी ही है, मात्रा में कोई अंतर नहीं आई। ये मात्रा या स्थायी। जब ये समझ हो जाती है उसको संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। और जब इसकी समझ नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? संरक्षण का अभाव। तो संरक्षण का अभाव दूसरी अवस्था में पाया जाता है, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है उसमें संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए साथियों, हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की इसने 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन प्याजे ने उसने कहा है कि बच्चा जन्म से लेकर करीब 15 वर्ष की आयु तक उसके संज्ञान का विकास हो जाता है। जन्म से लेकर 15 वर्ष की आयु, तो 4 स्टेज में उसने बताया है। 4 स्टेज बताई हैं संज्ञानात्मक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं कितनी बताई हैं साथियों? 4। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इनका क्रम यही रहेगा। तो आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी अवस्था है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। साथियों आज हमने जीन प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थी उसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के ऊपर चर्चा की। कल की अपनी क्लास रहेगी संज्ञानात्मक विकास की इसकी अवस्थाएं और उनकी विशेषताओं के ऊपर। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अजय जखराना कल नए टॉपिक के साथ में, या ये कहें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल आपके बीच में फिर मिलेंगे। नमस्कार।